Hello everyone, my name is Mohit and this is क्रैश कोर्स यूपीएससी। क्रैश कोर्स यूपीएससी के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मिडीवल हिस्ट्री के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2018 तक के क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 से आगे के क्वेश्चंस। 2019 में मिडीवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। फर्स्ट, जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Second statement is land assignment to jagirdar were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary. ओके, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो मध्यकालीन यूरोप है, मिडीवल यूरोप है, उसमें एक फ्यूडलिज्म टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा। वहाँ पे जागीरदारी प्रथा शुरू होती है जो कि बाद में मुगल जो रूलर थे उन्होंने भी अडॉप्ट की थी। जागीरदारी में क्या होता था, जागीरदार जो होते थे वो टेक्निकली गवर्नमेंट के सर्वेंट होते थे जिनको लैंड असाइनमेंट देता था मुगल एम्परर जो है, और उसी लैंड असाइनमेंट के बदले में उनको जुडिशियल या पुलिस ड्यूटी निभानी पड़ती थी। इस लैंड असाइनमेंट से उनकी सैलरीज या उनके जितने भी कर्मचारी थे उनकी सैलरीज आती थी। ये बाद में अकबर ने 1571 में एक मनसबदारी प्रथा भी जागीरदारी प्रथा पे बेस करके इंट्रोड्यूस की थी। मनसबदारी में मनसब के हिसाब से उनका रैंक और उनकी ड्यूटीज डिसाइड हुआ करती थी। तो लैंड असाइनमेंट में जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज होती थी जागीरदार की। ये पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वेयर जमींदार्स वर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट, ये भी सही है। जमींदारी प्रथा जो है वो मुगल्स ने शुरू की थी। जागीरदारी प्रथा जो है क्या कहते हैं इनको, आपका दिल्ली सल्तनत में शुरू हुई थी। सल्तनत पीरियड से अडॉप्ट किया था मुगलों ने ये पूरा सिस्टम जागीरदारी जो है, लेकिन जमींदारी प्रथा मुगलों ने शुरू करी थी, जिसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो आज 1947 से पहले जो जमींदारी प्रथा दिखती थी उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो इसमें क्या है, जो जमींदार का होता था वो रेवेन्यू राइट होते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता था, लेकिन उनको कोई और ऑब्लिगेशन नहीं होती थी। ये गलत होगा, उनको बहुत सारी दूसरी ऑब्लिगेशंस होती थी। उनको रेवेन्यू देना पड़ता था मुगल सम्राट को, मुगल एम्परर को। उसके अलावा दूसरी भी मिलिट्री, जैसे अगर कोई वॉर होगा तो जो जमींदार होते थे वो लोकल चीफ्टेंस होते थे। लोकल चीफ्टेन, लोकल वॉर लॉर्ड या जो भी जमीन के वो होते थे, तो उनको वॉर के टाइम पे मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या किसी फमाइन के टाइम पे दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या स्लेव दे रहे हैं, तो इस तरह की सर्विसेज देते थे। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है लैंड असाइनमेंट ऑफ जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। ये गलत है। रेवेन्यू राइट जो था जमींदार का वो हेरिडिटरी हुआ करता था, जबकि जागीरदार का जो लैंड असाइनमेंट होता था वो नॉन हेरिडिटरी होता था और ट्रांसफरेबल भी होता था। जो जागीरदार का जो भी लैंड असाइनमेंट होता था, जागीरदार टेक्निकली गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट को उनकी सैलरी के तौर पे लैंड असाइनमेंट दे दिया जाता था, वहां से उनकी सैलरी कलेक्ट हो जाती थी। जबकि जमींदार जो थे, जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि चलो आप यहाँ पे अपना वो जो भी है चलाओ, और इसके एवज में हमको जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो उसका एक हिस्सा जो मुगल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, मुगल एम्परर को ट्रांसफर कर दो। और अगर कभी भी मिलिट्री या कोई दूसरी सर्विस की जरूरत पड़ती है मुगल सम्राट को, तो आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। सही पूछा है ना, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. Second, the Iqta system of Sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Third, the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम क्या जानते हैं? दिल्ली सल्तनत 1206 में से 1526 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोधी तक चलती है. उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं. इससे पहले क्या था? इससे पहले तोमर राज कर रहे थे दिल्ली पे, या आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में. तो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड होता था वो सुल्तान होता था, जो खुद को जो कैलिफ जो होते हैं, खलीफा जो होता था, उसका रिप्रेजेंटेटिव मानता था और खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रूल करता था. पहला जो क्या कहते हैं दिल्ली सुल्तान था, उस जिसने दिल्ली का सुल्तान था जिसने खलीफा का लेटर जिसको मिला था एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो इल्तुतमिश था. इसके बाद जो सेकंड इन कमांड होता था वो नायब या बली हुआ करता था. उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हुआ करते थे. दीवान रसालत हो गया, दीवान इंसा हो गया, इस तरह के चीफ काजी हो गया वगैरह वगैरह. चीफ काजी चीफ जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था सल्तनत का. दिल्ली सल्तनत को जैसे सल्तनत हो गई है, इसको बहुत सारे सरकार जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइप के होते थे, फिर होते थे सिख जिसपे सिकदार कंट्रोल करता था, डिस्ट्रिक्ट टाइप के हो गए. उसके बाद हो गया आपका परगना, उसके बाद विलेज हो जाएगा. तो परगना का जो हेड होता था वो अमिल होता था. अमिल. तो यही पूछा है, क्या अमिल रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होता था? ये सही है. दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सेकंड है, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन. ये गलत हो जाएगा. जो इक्ता सिस्टम था वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था. इसको आप प्रीडेसेसर मान सकते हो जागीरदारी या जमींदारी सिस्टम का. इसमें क्या था, जो भी सिविल या मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे उनको इक्ता लैंड प्रोवाइड कर दी जाती थी इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज. मतलब उनको पेमेंट की जगह पे इक्ता लैंड दे दी जाती थी और उससे जितना भी जो भी रेवेन्यू वगैरह वो आता था वो उनके सैलरीज के तौर पे मिलता था उनको. तो इक्ता सिस्टम को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था. क्या ये एक इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था? नहीं. इसको इस्लामिक वर्ल्ड में फॉलो किया जाता था. इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था इससे पहले. सेंट्रल एशिया का मान सकते हो आप, या इस्लामिक कैलिफेट का सिस्टम मान सकते हो आप इसको. थर्ड है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली. ऑफिस ऑफ जो मीर बख्शी था वो क्या करता था? मीर बख्शी का काम था मिलिट्री को कंट्रोल करना. हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर था. कब था? मुगल पीरियड में. तो खलजी सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था क्या ये? नहीं. दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मिलिट्री का कंट्रोलिंग ऑफिसर होता था वो आरिजे मामलिक होता था. तो ये गलत हो जाएगा. मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑप्शन होगा ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. संत निम्बार्क वॉज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर. सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सरहिंदी. निम्बार्क जो थे वैष्णव हिंदू संत थे और इनका जन्म हुआ था साउथ इंडिया में तेलुगु स्पीकिंग फैमिली में. इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम मथुरा में नॉर्थ इंडिया में स्पेंड किया. इनको जाना किस लिए जाता है? इनकी फिलॉसफी के लिए, द्वैत अद्वैतवाद के लिए, या
डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। ये एक वैष्णव कवि थे और इन्होंने राधा और कृष्ण की आराधना को, राधा और कृष्ण की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको निम्बार्कवादी बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी में। अकबर कब मुगल सम्राट बना? 16वीं शताब्दी में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर आपको द्वैत अद्वैतवाद या हिंदू फिलॉसफी जितनी भी हैं उन पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। दूसरा स्टेटमेंट है संत कबीर के बारे में और शेख अहमद सरहिंदी। तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं पहले। संत कबीर जो थे वो एक भक्ति मूवमेंट के कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1398 से 1400 के बीच में, बनारस के पास मगहर में। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई अराउंड 1500 टू 1520 के बीच में। ठीक, ये एक भक्ति मूवमेंट के बड़े कवि रहे हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कबीरपंथी बोलते हैं। दूसरी तरफ शेख अहमद सरहिंदी, ये एक सूफी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत रहे हैं, नक्शबंदी, और इनका जन्म हुआ 1564 में। कबीर जी की मृत्यु के एटलीस्ट 44 ईयर बाद। तो जो कबीर थे वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं क्या शेख अहमद सरहिंदी से? ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन होगा डी, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स? तो जब हम मुगल आर्ट एंड कल्चर को देखते हैं तो उसमें पेंटिंग्स का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो जो मुगल पेंटिंग्स थी उन्होंने न केवल जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था या इन्फ्लुएंस था सेंट्रल एशिया से, लेकिन जो इंडिजीनियस इंडिया का या हिंदू इन्फ्लुएंस था वो भी आपको देखने को मिलता है। पर्शियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि हुमायूं के साथ 2 पेंटर्स आए थे। हुमायूं जब अपने एक्साइल से शेर शाह ने जब उसको एक्साइल में भेज दिया सेंट्रल एशिया, लौट के आया दोबारा गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे, तब अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स लेके आया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। तो यही दोनों पेंटर्स ने हुमायूं और अकबर के टाइम पे मुगल पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया। तो हुमायूं और अकबर के टाइम पे मुगल पेंटिंग्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अगर आपने ये ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा तो इन दोनों को तो आप फिर भी हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो इतने छोटे से पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट तक। अकबर के टाइम पे 2 आपको बहुत बड़े, एक तो तूतीनामा हो गया, तूतीनामा, एक हमजानामा हो गया। तूतीनामा का मतलब ही हो गया टेल ऑफ पैरेट, टेल्स ऑफ पैरेट। सेम हमजानामा है। तो इन दोनों के टाइम पे इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट बनवाई जाती थी। सेम जहांगीर के टाइम पे आपको देखने को मिल जाए, शाहजहां ने किंग्स या रॉयल्स, इवन रॉयल सर्वेंट्स या डिग्नेटरीज जो थे उनके इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस किया। और शाहजहां का एक बहुत बड़ा पेंटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सबसे बड़ा वर्क जो आपको मिल जाए वो मिल जाए पातशाहनामा। तो आंसर होगा डी, शाहजहां। पातशाहनामा में क्या, जो किंग्स पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे, किंग्स पोर्ट्रेट, तो इसी से मालूम पड़ जाती है कि जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे ज़्यादा फोकस हो गया था शाहजहां के टाइम पे। तो 2019 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 2020 में मिडिवल हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे,
उनको अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन 1, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये 4 इवेंट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट है राइज ऑफ प्रतिहार अंदर किंग भोज। किंग भोज जिसको मिहिर भोज भी बोलते हैं, इसने कन्नौज की गद्दी पे 836 एडी में कन्नौज की गद्दी पे बैठते हैं राजा राजा भोज, मिहिर भोज। ठीक है, ये आते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने 7वीं या 8वीं शताब्दी से 8th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी से 12वीं शताब्दी तक, या आपको 11वीं 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। तो इनको और किस लिए जाना जाता है? ट्रापार्टाइट स्ट्रगल हुई थी कन्नौज के लिए या अपर गंगा वैली के लिए। किसके साथ? राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के लिए जाना जाता है। तो कन्नौज की गद्दी पे 836 एडी में किंग भोज ने बैठता है। सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन सेकंड। पल्लव जो थे उन्होंने आपको जो आज की डेट में आंध्रा या नॉर्दर्न तमिलनाडु है, यहाँ पे पल्लव किंगडम मिल जाएगा। तो महेंद्र वर्मन का जो आपको टाइम था वो 600 एडी से 630 एडी तक था। इसको हराया किसने था? पुलकेशिन फर्स्ट ने। तो यहाँ भी आपको अपनी टाइमलाइन मिल जाएगी, 600 से 630 एडी उसी टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाई परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का रेन आप मान सकते हो अराउंड 900 एडी या 906 एडी शुरू होता है। इनको किस लिए जाना जाता है? जो चोला किंगडम था, इंपीरियल चोला जिनको बाद में जाके बोलते हैं, उसके फाउंडिंग फादर के रूप में परांतक फर्स्ट को मान सकते हैं आप। ही इज बेस्ट नोन फॉर डिफीटिंग पांड्याज ऑफ मदुरई। इसीलिए इनको मदुरा कोंडा बोला जाता है, परांतक फर्स्ट को। इसी चोलाज के 985 में थ्रोन पे बैठते हैं राजा चोला। ठीक है। फोर्थ है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। पालाज भी जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के 3 वो थे, राष्ट्रकूट और पाला और गुर्जर प्रतिहार, उनमें से एक पाला डायनेस्टी थी। इसने आपको 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आप ईस्टर्न बिहार या बंगाल में पाला डायनेस्टी का राज रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी, यानी कि 750 से 770 एडी के बीच में। तो आप टाइमलाइन यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट होगा, सेकंड किधर है? ये या ये? फर्स्ट होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1, 600 से 630 एडी के बीच में। उसके बाद सेकंड पे आएगा आपका पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। हाँ, तो फिर आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यबाप और द्रोणबाप डिनोट मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए। तो उनमें से 2 वर्ड हैं, कुल्यबाप और द्रोणबाप। 2020 के 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके। एक तो ये क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया, एक ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया है। 2021 में फिर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर न्यूनिज द वीमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। न्यूनिज के बारे में जानते हैं पहले तो। इसका पूरा नाम था फर्नाओ न्यूनिज। ये एक पुर्तगीज ट्रैवलर था और ट्रेडर था। इसने 1535
से 1537 के बीच में, 1537 AD के बीच में विजयनगर की यात्रा की थी एज अ ट्रेडर। तो इन्होंने जो विजयनगर की विमेंस थी, विजयनगर की महिलाएं किस चीज़ में एक्सपर्ट थी, इस चीज़ पे कमेंट किया है। तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूटसेइंग। सूटसेइंग का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो इसका ऑप्शन होगा डी, चारों में निपुण थी विजयनगर की महिलाएं, रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में और सूटसेइंग में। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने तुंगभद्रा नदी के सदर्न बैंक पे की। और जो ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट था इनका बाद में, वो बहमनी एम्पायर के साथ था, रायचूड़ दोआब या तुंगभद्रा दोआब और मराठावाड़ के एरियो को लेकर। इसके बाद जो 1565 में आपका तालीकोटा के युद्ध में इनकी हार हुई और उसके बाद विजयनगर एम्पायर का पतन शुरू हुआ। इन जो पुर्तगीज़ जो राइटर थे, न्यूनीज या ट्रेडर थे, इसके अलावा आपको निकोलो डी कॉन्टी, ये एक वेनेशियन इटालियन ट्रैवलर था। ये इसके बाद डोमिनिगो पाइस, ये पुर्तगीज़ ट्रैवलर था। और दूसरे ट्रैवलर्स मिलते हैं जो विजयनगर एम्पायर पे कमेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। ख्वारिज़्म प्रिंस था जलालुद्दीन। ख्वारिज़्म प्रिंस क्या, सेंट्रल एशिया में एक ख्वारिज़्म एम्पायर था, उसके राजा को हराने के बाद चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा किया और अपने सेना भेजी थी जलालुद्दीन के पीछे। चंगेज़ खान एक मंगोलियन एम्परर था और 1206 में जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद बहुत बार मंगोलियन जो आर्मी थी उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। इसका लिंक डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।